नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहेंगे, ताकि आज के इस क्लास में जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाएंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप अपनी परीक्षा में अच्छा सा अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। दूसरी बात साथियों, कि जैसा कि हमने पिछले 4 वीडियो के माध्यम से आपको 20 प्रश्न करवा रखा है, आप उन प्रश्नों को हम ये आशा करते हैं अपने नोटबुक में लिख करके अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। जो भी नए छात्र एवं छात्रा उन वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आप वहां से देख करके उसको लिख सकते हैं अपने नोटबुक में और अच्छी तरीके से समझ करके याद कर लीजिएगा। फिलहाल आज का हमारा प्रश्न है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम को लिखें। याद कीजिए साथियों, हमने फैराडे के प्रथम नियम के बारे में आपको बता रखा है एक प्रश्न के माध्यम से, और यहाँ पे आज प्रश्न दे रखा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम को लिखें। तो इसके उत्तर लिखेंगे कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी विलयन आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तथा उनसे समान आवेश की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो प्रत्येक सेल के इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। जैसे E A2 बाई EB2 इक्वल्स टू WA2 बाई WB2। क्या कह रहा है फैराडे का दूसरा नियम? कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक जो वैद्युत अपघटनी विलयन है अगर आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा उनमें समान आवेश की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो प्रत्येक सेल का जो इलेक्ट्रोड होता है ना, प्रत्येक सेल के इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है वह उसके तुल्यांकी भार की क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए आपका अगला 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित की परिभाषा दें। पहला है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, और तीसरा है थ्रेशोल्ड ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे अवश्य याद रखेंगे। पहला था आपका अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि लिख करके डैश देंगे और इसमें लिखेंगे उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग या दर को निर्धारित करती हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वे अणु की संख्या जिनकी जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया के वेग या उसके दर को निर्धारित करती है, उसी को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के केवल एक अणु पर निर्भर करता है, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दर अभिकारक के केवल एक अणु पर निर्भर करे, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वही आपसे द्वितीय कोटि की पूछते तो लिखेंगे वहां पे वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के दो अणु पर निर्भर करती है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया था, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शर्करा का प्रतिलोमन और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और आपका तीसरा था थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे ऊर्जा की वह मात्रा जिसमें अणुओं की क्रिया करने के लिए और अधिक ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाती है।
ऊर्जा की वह मात्रा जिसमें अणुओं को, जो अणु जो होते हैं उनको कार्य करने के लिए, क्रिया करने के लिए बाहर से और अधिक ऊर्जा दी जाती है। और जो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो दी जाती है ना, उसे हम लोग हिंदी में बोले तो देहली ऊर्जा कहते हैं, और अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला आपका 23 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जो अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, यानी कितनी गति हो रही है, अभिक्रिया कितने तेज गति से हो रहा है, उस पे ताप यानी हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर लिखेंगे कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः ताप जितना अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। जैसे अम्लीय विलयन में ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के बीच अभिक्रिया साधारण ताप पर धीरे धीरे होती है, परंतु विलयन को गर्म कर देने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। साथियों, जो अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वेग पर ताप का बहुत ही अधिक प्रभाव है। यानी कि ताप जितना अधिक रहेगा, अभिकारकों के बीच जो अभिक्रिया होगी वह उतनी तेज गति से होगी, यानी कार्य बहुत तेज गति से होगा। एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कि जो अम्लीय विलयन में जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड हो गया और KMnO4 हो गया, इसको अगर हम लोग साधारण ताप पर धीरे धीरे अभिक्रिया कराते हैं, मतलब हल्के ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तो धीरे धीरे अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर इस विलयन को हम लोग गर्म कर देते हैं ना, तो यह अभिक्रिया जो होती है वह बहुत तेज गति से होने लगती है। चलिए, अब आपका 24 नंबर प्रश्न है कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, क्यों। तो उत्तर लिखेंगे, अपने अंतरालों में आदर्श गैसों का आकार बड़ा है। आदर्श गैस परमाणु नहीं बनाते, इनमें केवल वंडरवॉल्स आकर्षण ही वंडरवॉल्स त्रिज्या सहसंयोजित त्रिज्या से बड़ी होती है। अगर हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तब इनका आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है। साथियों, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने अंतराल में आदर्श गैसों का आकार बड़ा है, और आदर्श गैस जो होते हैं वह परमाणु का निर्माण नहीं करते हैं, इनमें केवल वंडरवॉल्स आकर्षण वंडरवॉल्स त्रिज्या और सहसंयोजित त्रिज्या से बड़ी होती है। अगर हम वर्ग में जो भी चार्ट होता है, अगर हम उसमें नीचे की ओर जाएंगे ना, तो इनका आकार बढ़ता है, लेकिन जो कक्षकों की जो संख्या होती है ना, वह भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। अगर कक्षकों की संख्या बढ़ेगी ना, तभी इनका आकार बढ़ता है। ठीक है। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है, क्यों किसी तरल में अउड़नशील ठोस घुल्य डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है। अगर किसी तरल में, तैलीय में अगर हम लोग अउड़नशील ठोस डालें जो उड़े नहीं, तो क्या उसके वाष्प दाब में कमी आती है। तो लिखेंगे, जब किसी तरल में अउड़नशील ठोस घुल्य डाला जाता है तो तरल के सतह पर से कुछ अणुओं को विस्थापित वह कर देती है, जिसके कारण वाष्प का बनना कम हो जाता है, इसलिए वाष्प दाब में कमी आती है। क्या हो रहा है कि जब हम कोई तरल है, अगर उसमें अउड़नशील यहाँ पे ठोस डाल दे रहे हैं, ठोस घुल्य डाल रहे हैं, तो वह तरल के सतह पर से कुछ अणुओं को वह विस्थापित करेगी, और विस्थापित करने के बाद वाष्प का जब वह विस्थापित करना स्टार्ट करेगी तो वाष्प का बनना कम हो जाएगा, यानी कि बहुत कम होते चला जाएगा, जिससे वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए, आज के इस क्लास में हमने 25 प्रश्न तक कर लिया है, यानी कि आज भी हम लोग 5 प्रश्नों को पढ़े। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करके अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। चूँकि हम जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं वह सारे महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करेंगे, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।